हेलो स्टूडेंट्स, मैं परवेज अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का टॉप ऑफिसर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम बीएसटीसी और पीटीटी के अंदर आए हुए और आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि राजस्थान की जनरल नॉलेज से रिलेटेड हमारे पास कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, उनको हम आज की सीरीज में देखते हैं। इसी क्रम में हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, इसीलिए हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। तो देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर कि मौलिक अधिकारों से संबंधित पीआईएल याचिका दायर की जा सकती है। पीआईएल होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी ऐसी याचिका जिसके अंतर्गत लोगों की जो जनहित की बात की जाए उससे रिलेटेड कोई पीआईएल हम कहां पर दर्ज कर सकते हैं। तो ये हम दर्ज कर सकते हैं केवल सर्वोच्च न्यायालय में, ऑप्शन बी केवल उच्च न्यायालय में, ऑप्शन सी केवल कोई भी न्यायालय में, या ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में हम दायर कर सकते हैं। तो जब हमने ये उच्च न्यायालय पढ़ा था तो उसके अंतर्गत हमने ये चीज़ देखी थी कि अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है या कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से परेशान होता है तो वो अपने अधीनस्थ न्यायालय में भी जा सकता है, लेकिन अगर पब्लिक इंटरेस्ट की बात होगी, जनहित याचिका की बात होगी, तो वो केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यानी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में ही, सर्वोच्च न्यायालय में ही दायर की जा सकती है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 227, 243, 241 या 221। तो जब हमने पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख किया था तब हमने देखा था कि आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 ओ तक के 16 आर्टिकल्स या 16 अनुच्छेदों में हमें पंचायत के बारे में उल्लेख देखने को मिला है। अब यहाँ पर हमारे पास कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 243, इसमें हमने पंचायत के बारे में देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर 243 है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास राजस्थान में क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्रों को आरक्षित किया गया है एससी और एसटी कैटेगरी के लिए? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, इनके लिए हमने विधानमंडल का जब गठन देखा था, विधानमंडल के बारे में जब हम देख रहे थे तब हमने इसके बारे में डिटेल से चर्चा की थी कि हमारे पास एससी और एसटी के कैंडिडेट कितने कितने होते हैं। तो वो है हमारे पास 34 और 25, 25 और 34, 36 और 23 या इनमें से कोई नहीं, नोटा या नन ऑफ द अबव। तो इसमें हमारे पास सही आंसर हो जाएगा 34 और 25। ये हमारे पास एससी के लिए 34 और एसटी के लिए 25 का हमने प्रावधान देख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से किसे राजस्थान के लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? ऑप्शन है आपके पास मंत्री, मुख्यमंत्री या राजस्थान राज्य द्वारा स्थापित निगमों में कार्यरत सदस्य या जिले का मुखिया। तो लोकायुक्त जो होता है उसके अधिकार क्षेत्र में मुख्यमंत्री नहीं आता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ वो कौन कौन थे? देखते हैं। एसके सिंह, श्रीमती प्रभा राव, निर्मल चंद जैन या दरबार सिंह। तो इसमें केवल एक, केवल दो और 4 या 1, 2, 3, 4। तो हमने जब राज्यपाल का अध्ययन किया था, राज्यपाल वाले टॉपिक का, तब हमने ये चीज़ देखी थी कि इन चारों राज्यपालों का पद पर रहते हुए निधन हो गया था। आपको याद दिलाता चलूं कि राजस्थान में राज्यपाल अभी वर्तमान में कौन है? हमारे कलराज जी मिश्र, जो 41वें राज्यपाल हैं। ये हमारे पास ये राज्यपाल जो हैं इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, तो इसमें आंसर है डी, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
कि राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही निर्णय का चुनाव कीजिए। अब कथन देखते हैं हम, कथन कौन कौन से हमारे पास, कि राज्य की पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के चुनाव के लिए निर्वाचन सूची तैयार करना। इनके कार्य कौन कौन से इनमें से, ये हमें देखना है कि पंचायत और नगरपालिका के चुनाव होंगे तो उनमें निर्वाचन सूची निर्मित करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए चुनाव संपन्न कराना। फिर है भारत के राज्य चुनाव आयोग द्वारा प्रस्तुत मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव करने का कार्य करना। इनमें से कौन से ऑप्शन सही है, 1 और 2, 2 और 3, 1, 2, 3, या इनमें से कोई नहीं? तो हमारे पास इसमें तीनों ही ऑप्शन सही है कि जो हमारे पास राज्य निर्वाचन आयोग होगा वो पंचायत और नगरपालिकाओं के चुनाव के दौरान निर्वाचन सूची का निर्माण करेगा, निर्वाचन सूची तैयार करेगा। अगर किसी का नाम उसमें सम्मिलित नहीं है तो सम्मिलित करेगा। दूसरा कार्य यहाँ पर पंचायत और नगरपालिकाओं के लिए चुनाव संपन्न करवाएगा। और तीसरा कार्य भारत के राज्य चुनाव आयोग द्वारा प्रस्तुत मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव कराने का भी कार्य कौन करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है। आपको साथ के साथ बताता चलूं कि BSTC 2023 का जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिला था। क्या था कि राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 5 वर्ष या 66 वर्ष की आयु, 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु। तो इसमें हमारे पास आंसर है कि 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होगी वो ही लोकायुक्त का कार्यकाल होगा। अब इसको मैं आपको थोड़ा सा समझाता चलूं कि 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इसका सही मतलब क्या है कि जैसे आज हमने लोकायुक्त नियुक्त किया, अब उसकी एज 59 ईयर्स है, तो उसकी एज कितनी भी हो 5 साल बाद वो रिटायर माना जाएगा। 5 साल बाद उसकी एज कितनी भी हो वो रिटायर, लोकायुक्त के पद से रिटायर माना जाएगा, क्यों 5 साल ही है उसका। वो अलग बात है अगर उसको हम दोबारा चूज कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन 65 वर्ष की आयु, अब किसी को 64 ईयर्स की एज में लोकायुक्त बनने का मौका मिलता है तो केवल और केवल 1 साल बाद ही वो 65 ईयर्स के हो रहे हैं। तो 65 ईयर्स के होते ही उनका कार्यकाल 5 साल का हुआ हो चाहे ना हुआ हो, वो अपने पद से मुक्त हो जाएंगे। ये इस चीज का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के एक अध्यक्ष नहीं थे। ये क्वेश्चन भी पिछले साल के PTET के पेपर में देखने को मिला था। तो इनमें से है पहला हमारे पास न्यायमूर्ति कांता भटनागर, न्यायमूर्ति प्रेमचंद जैन, न्यायमूर्ति NK जैन और नेक्स्ट न्यायमूर्ति S सगीर अहमद। तो इसमें केवल और केवल न्यायमूर्ति प्रेमचंद जैन जी ऐसे हैं जो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं थे, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं थे। हमने SHRC स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल को विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य सरकार को विधिक मामलों में सलाह दे। महाधिवक्ता का पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। अब ये जो 2 ऑप्शन है वो हमको ऐसे ही यहाँ पर डायरेक्ट कंट्रोवर्शियल लग रहे हैं। कैसे कि ये वाला ऑप्शन हमारे पास कह रहा है कि उसकी नियुक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की जाती है, और ये ऑप्शन कह रहा है कि वो पद धारण करता है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही करेक्ट है, इन दोनों में से है। तो हमने इसके बारे में पढ़ा था कि महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके प्रसाद पर्यंत होती है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। इस वजह से हमारे पास ये वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, क्योंकि ये गलत ऑप्शन पूछ रहा है। तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश महाधिवक्ता की नियुक्ति नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि राजस्थान का राजकीय खेल क्या है। तो राजस्थान का राजकीय खेल इसमें से क्या है, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी या बास्केटबॉल। तो हमारा राजकीय खेल बास्केटबॉल है। नेक्स्ट है हमारे पास राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का
पदनाम दिया गया? 1947 में, 1949 में, 1950 में या 1956 में? तो ये हमारे पास 1956 में हमने राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम दिया गया था। हमारे पास जो प्रथम राज प्रमुख थे वो मान सिंह दित्य थे, जिन्हें राज्यपाल, प्रथम राज्यपाल भी माना जाता है। और जब से राज्यपाल पद नाम दिया गया तब हमारे पास जो प्रथम राज्यपाल देखने को मिले वो थे हमारे सरदार श्री गुरमुख निहाल सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? 1948 में, 1949 में, 1950 में या 1951 में? तो हमारे पास 1948, 1948 में ये प्रक्रिया शुरू हमें देखने को मिलती है। हम आगे आने वाली वीडियो में राजस्थान के एकीकरण से संबंधित वीडियो लेकर आएंगे, इसीलिए चैनल से जुड़े रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह हैं पंडित झाबरलाल शर्मा, मुनिजीत विजय या विजय सिंह पथिक या इनमें से कोई नहीं? इसमें है पंडित झाबरलाल शर्मा हमारे राजस्थान के पत्रकारिता के भीष्म पितामह माने जाते हैं। और यही क्वेश्चन हमारे पास PTT 2019 के पेपर में हमें देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास राजस्थान का राजकीय वृक्ष कौन सा है? ये क्वेश्चन तो 1 लाख बाहर आ गया राजस्थान के सारे एग्जाम्स में। जो एग्जाम देखने को मिलता है उनमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पटवार, वीडियो, RS सब एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछने को मिल चुका है। यहाँ तक कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड 2018 का जो RS का मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें खेजड़ी वृक्ष की विशेषताओं के बारे में 20 शब्दों में पूछने को पूछा था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है PTT और BSTC के एग्जाम के तहत। ये खेजड़ी, बबूल, नीम या आम? तो राजकीय वृक्ष कौन सा हमारा? खेजड़ी। ठीक है, खेजड़ी हमारा राजकीय वृक्ष है। नेक्स्ट हमारे पास क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है? 5वां, दूसरा, पहला या 9वां? तो यहाँ पर हम फर्स्ट नंबर पर हैं। राजस्थान क्षेत्रफल के अनुसार भारत में कौन सा स्थान रखता है? अपना प्रथम स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था। तो आज़ादी से पहले हमें क्या पुकारा जाता था? राजपूताना, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत या बंग प्रदेश? तो राजपूताना हमें कहा जाता था। कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक के अंदर राजस्थान के क्षेत्र को राजपूताना शब्द से उल्लेखित किया है। संयुक्त प्रांत यूपी और MP वाली बॉर्डर वाले पार्ट को बोला जाता था। मध्य प्रांत मुख्यतः मध्य प्रदेश वाले और बंग प्रदेश बंगाल का एक पार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? जो राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रियाएं शुरू होती है उनमें से एक क्रम वृहत राजस्थान के नाम से जाना जाता है। उस क्रम में हमारे पास प्रधानमंत्री कौन देखने को थे? गोकुल भाई भट्ट, जय नारायण व्यास या हीरालाल शास्त्री या माणिक्यलाल वर्मा? तो वृहत राजस्थान वाले पार्ट में हीरालाल शास्त्री जी हमारे प्रधानमंत्री के रूप में चयनित थे, हीरालाल शास्त्री जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया? 15 अगस्त 1947 को, फिर 1 नवंबर 1956 को, 8 मार्च 1950 को या 25 मार्च 1956 को? तो ये हमें 1 नवंबर 1956 को, जब हमारे राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूर्ण हो चुका था, उसके बाद राजस्थान का राजनीतिक एकीकरण कंप्लीट होने के बाद हमने राजस्थान का नामकरण किया राजस्थान के रूप में 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? तो 1948 या 1949, 1950 या 1951? तो इनमें से हमारे पास 1948 ईस्वी में राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो कि 1956 तक चली थी। 7 चरणों में हमारे पास राजस्थान का एकीकरण देखने को मिलता है। और नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का केंद्र नहीं था? अजमेर, नीमच, आउवा, जयपुर। इनमें से कौन सा ऐसा था जो 1857 की क्रांति में देखने को नहीं मिला? तो इनमें हमारे पास केवल और केवल जयपुर ही एक ऐसा स्थल था जो 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। अदरवाइज अजमेर, नीमच और आउवा ने सक्रिय रूप से 1857 की क्रांति में भागीदारी निभाई है। 1857 की क्रांति में राजस्थान का क्या योगदान रहा है और किस प्रकार 1857 की क्रांति संपन्न हुई और राजस्थान में उसके क्या प्रभाव रहे और कौन कौन से राज्य या कौन कौन से स्थलों ने उनमें सक्रिय भागीदारी निभाई, इससे रिलेटेड हमारे चैनल पर जल्द ही वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आप, आपके बंधु, साथी या कोई भी दोस्त बीएसटीसी या पीटीटी से संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो आप उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें और बीएसटीसी और पीटीटी की सक्रिय तैयारी करते रहें। संपूर्ण रणनीति के साथ एक सटीक तरीके से तैयारी करते हुए एग्जाम की डेट आपको पता है ही सही कि इसकी 30 जून को बीएसटीसी का और 9 जून को पीटीटी का एग्जाम देखने को मिल रहा है हमें। तो इनकी एक बहुत ही तगड़े तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपके लिए बेहतर साबित होगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए जुड़े रहें टॉप ऑफिसर क्लासेस के यूट्यूब चैनल से। जय हिंद, जय भारत।